आज हम पीडी बुक का 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर। देखो, अभी तक हमने वो वाली लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना सीखा है जो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में थी, ठीक है। बट इस चैप्टर में हम सेकंड ऑर्डर और हायर ऑर्डर तक की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे। तो बेसिकली हम इसमें ये भी डिस्कस करेंगे कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कब होगी और नॉन होमोजीनियस कब होगी। इस चैप्टर में हमारे दो ही एक्सरसाइज है, 4.1 और 4.2। जो 4.1 है उसमें हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे, एंड जो 4.2 है वो किस पे बेस्ड है, नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो देखो, अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इन्वॉल्व ओनली द फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स। वो फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर सिर्फ फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव्स तक इन्वॉल्व थे ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल जेड, ठीक है। यानी कि देखो, अभी तक हमने कैसे कौन सी इक्वेशंस पढ़ी है इस टाइप की, px प्लस 3qy इज इक्वल टू जेड, समथिंग इस टाइप की इक्वेशंस पढ़ी हैं जो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में थी, जहाँ पर p क्या था, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, एंड q क्या था हमारा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू y। यानी कि हमने सिर्फ ये दो ही नोटेशन पढ़ी हैं, p और q, जो कि हमारी p क्या था सिंबल हमारा, कर्ल z ओवर कर्ली x, एंड q क्या था, कर्ली z ओवर कर्ली y, ठीक है। बट अब हम इस चैप्टर में r यानी कि कर्ली स्क्वेयर जेड कर्ली एक्स स्क्वेयर, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, और सेकंड ऑर्डर तक ऐसे कर्ली स्क्वेयर जेड कर्ली एक्स एंड कर्ली वाई, और इसको क्या बोल सकते हैं, कर्ली स्क्वेयर जेड कर्ली वाई एंड कर्ली एक्स, क्योंकि ये दोनों सेम ही बात है। एंड टी किसको डिनोट करते हैं, कर्ली स्क्वेयर जेड कर्ली वाई स्क्वेयर, ठीक है। इस चैप्टर में हमारी इस टाइप की इक्वेशन आएंगी जिसके अंदर हमारा आर भी होगा, एस भी होगा और टी भी होगा। अभी तक हमने वही इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड करना सीखा है जिसके अंदर पी है और क्यू था, यानी कि इस टाइप की सिर्फ, जो कि सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में थी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ वी शैल प्रोसीड द डिस्कशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर देन 1, यानी कि 1 से ज़्यादा हायर ऑर्डर तक की जो इक्वेशन होंगी वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है इसका लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, मैंने पहले भी बताया था आपको। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, जिसके अंदर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि अगर हम z जो है, जैसे कि हम यहाँ पर कर रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर जो z है ये हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं विद रिस्पेक्ट टू x हो चाहे विद रिस्पेक्ट टू y हो, जो उसके पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, यानी कि कर्ली z ओवर कर्ली x, कर्ली z ओवर कर्ली y एंड सो ऑन, ये दोनों मल्टीप्लाई में ना हो, ठीक है, यानी कि ये मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए। और इनके जो डिग्री है, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव हैं उनकी डिग्री मोर देन 1 नहीं होनी चाहिए वो भी, ठीक है। यानी कि जिसके अंदर, और ये दोनों कंडीशन जिस इक्वेशन के अंदर नहीं होगी वो इक्वेशन हमारी कैसी होगी, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो लीनियर के लिए कौन कौन सी कंडीशन है, डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो z है और उसके जो पार्शियल डेरिवेटिव यानी कि कर्ली z ओवर कर्ली x कर्ली z ओवर कर्ली y, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, यानी कि इस टाइप से नहीं होनी चाहिए हमारी इक्वेशन। z p यानी कि कर्ली z ओवर कर्ली x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू 3z x, यानी कि समथिंग इस टाइप से, ठीक है। यानी कि जो पार्शियल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसकी जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो मल्टीप्लाई में नहीं होने चाहिए, और उनकी जो डिग्री है, यानी कि इसकी जो डिग्री है वो मोर देन 1 नहीं होनी चाहिए, यानी कि इसकी सिर्फ 1 होनी चाहिए, जैसे कि 2 होगी या फिर 3 होगी, इस टाइप से हमारी डिग्री नहीं होनी चाहिए।
a partial differential equation in which the dependent variable z and its partial derivative occur only in first degree, इनकी सिर्फ वो फर्स्ट डिग्री के होने चाहिए, एंड नॉट मल्टीप्लाई टुगेदर, और साथ में वो मल्टीप्लाई में नहीं होनी चाहिए, इज कॉल्ड लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज इट इज़ कॉल्ड अ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट है वी शैल डोनेट कर्ल ओवर कर्ली एक्स बाई डी एंड कर्ल ओवर कर्ल वाई बाई डी डैश, यानी कि जो ये डी है और ये डी डैश है, ये हमारे क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। आपने ओडी में भी पढ़ा होगा ये डिफरेंशियल ऑपरेटर्स को, उसके अंदर हमारा जो ये यानी कि जहाँ पर हम ये कर्ली यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर हमारा डी होता है, यानी कि इस टाइप से था डी ओवर डी एक्स, यानी कि जो टोटल डेरिवेटिव करते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव। तो इसको हम करली ओवर करली एक्स को हम डी से डिनोट करेंगे और करली ओवर करली वाई को डी डैश से डिनोट करेंगे, और जो डी और ये डी डैश है वो हमारे क्या हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। नाउ डी पावर डी एन और डी एक्स एन, सॉरी करली एन और करली एक्स एन, ये क्या होगा, डी एन एंड करली एन ओवर करली एक्स एन वाई एन, ये क्या होगा, डी डैश एन। फॉर एग्जाम्पल हमारी इस टाइप से अगर इक्वेशन है, करली जेड ओवर करली एक्स प्लस एक्स इंटू करली जेड ओवर करली वाई इज इक्वल टू एक्स वाई, अगर इस टाइप की कोई इक्वेशन है तो हम उसको किस तरह से लिख सकते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर की हेल्प से हम उनको इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि इतना पार्ट जो हमारे करली ओवर करली एक्स है इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी देन जेड प्लस एक्स इंटू, इसको हम क्या लिखते हैं, करली ओवर करली वाई को डी डैश, तो क्या आ जाएगा, डी डैश इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स वाई। तो इसके अंदर से हम जेड को कॉमन लेके लिख देंगे यहाँ पे इज इक्वल टू एक्स वाई, एंड फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ डी एंड डी डैश, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डी बचा है और डी डैश बचा है, इंटू जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। हम अब इस जो भी हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम जनरली लेंगे उसको हम इसी टाइप से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखो इसमें जनरल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन, यानी कि nth ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ए नोट करली एन और करली एन जेड, यानी कि करली एक्स एन, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स nth टाइम प्लस ए वन करली एन जेड ओवर करली एक्स एन माइनस वन इंटू वाई सो ऑन एन, तो nth डेरिवेटिव तक प्लस बी नोट इंटू करली एन माइनस वन जेड करली एक्स एन माइनस वन, सेम इसी तरीके से एन नोट जेड इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई। यहाँ पे जो ए वन ए नोट ए वन ए टू एंड बी नोट बी वन बी एन माइनस वन एम नोट एम वन एन नोट, ये सारे क्या हैं, कॉन्स्टेंट हो सकते हैं या फिर हमारे फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक्स वाई का भी कोई एक्स वाई भी प्रेजेंट हो सकते हैं इनके जगह पे, यानी कि एक्स वाई का फंक्शन भी हो सकता है, और ये कोई कांस्टेंट यानी कि 1 2 3 इस टाइप से कोई कांस्टेंट भी हो सकते हैं। अगर ये ए वन ए नोट ए वन ए बी वन ये जो भी हमारे ये यूज़ किए हैं हमने, अगर ये सिर्फ ही कांस्टेंट हो, यानी कि एक्स वाई का फंक्शन ना हो, सिर्फ कांस्टेंट ही हो, ओनली देन दिस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये क्या होंगे, इसको हम क्या कहेंगे, अगर ये सिर्फ इन कोफिशिएंट ये सिर्फ कांस्टेंट हो तो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इसको अब हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखें, यानी कि जो हमारे डिफरेंशियल ऑपरेटर थे अगर उनको यूज़ करके लिखें तो ये किस टाइप से लिखी जाएगी, ए नोट डी एन, यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द विद रिस्पेक्ट टू एक्स है और nth डेरिवेटिव है, यहाँ पर nth पार्शियल डेरिवेटिव है, तो डी एन प्लस इसी तरह से हम इसको पार्शियल डेरिवेटिव्स सॉरी डिफरेंशियल ऑपरेटर्स अप्लाई कर देंगे इन पर। नाउ देखो अगर हम सिर्फ ये इतना पार्ट देखिए इसका, सिर्फ ये इतना फैक्टर ए नोट डी एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन डी डैश प्लस ए टू डी एन माइनस वन डी डैश टू सो ऑन ए एन एन डी डैश एन, यानी कि यहाँ पर हम सब देखें तो इन सब की डिग्री एन है, यानी कि डी एन एन माइनस वन एन प्लस यहाँ पे डी ये फर्स्ट ऑर्डर तक ही है इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो यहाँ पे ये इतना इस फैक्टर में हमारे सब nth ऑर्डर तक है डेरिवेटिव, तो इसमें ये क्या है हमारी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन।
सेम अगर हम ये इतना फैक्टर लें, इसमें हमारी के ये कितने ऑर्डर का है, n-1th ऑर्डर का। अगर हम ये इतना फैक्टर लें, ये भी होमोजीनियस है इन फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। और तो अगर हम ये इतना फैक्टर अगर लें तो ये क्या बन जाएगा, दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन ऑर्डर n। तो हम इसके डेफिनेशन लिखेंगे अब। लीनियर होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n, a linear partial differential equation in which order of all partial derivative is same is called the homogeneous linear partial differential equation। वो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके अंदर सभी पार्शियल डेरिवेटिव्स का ऑर्डर सेम होगा, वो क्या होगी, हमारी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो एग्जांपल, जैसे हमारी इस टाइप से इक्वेशन है, तो यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं हमारे, वो उनमें मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, सेकंड ऑर्डर तक है। ये भी सेकंड ऑर्डर की है हमारी, ये भी सेकंड ऑर्डर की है। और जो इसके अंदर जो यानी कि मैक्सिमम ऑर्डर सिर्फ सेकंड है, तो इन दोनों की ही डिग्री हमारी 1 है, तो ये लीनियर भी हुई, ठीक है। और ना ही हमारे जेड और उसके पार्शियल डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में है, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं, तो ये लीनियर तो है, ठीक है। अब ये होमोजीनियस भी है क्योंकि हम दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स की जो ऑर्डर है वो सेकंड ऑर्डर तक है। यानी कि अगर इसमें एक और हमारा ये होता करली z ओवर करली x, यानी कि इसका ऑर्डर कितना है, 1, तो ये जो इक्वेशन है वो नॉन होमोजीनियस कहलाएगी। अगर इन दोनों, अगर हम ये ना लें, सिर्फ ये दो ही लें, क्योंकि यहाँ पर भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है और यहाँ पर भी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव है, तो सेम पार्शियल डेरिवेटिव अगर सेम ऑर्डर हो तो वो हमारी क्या होगी, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम nth ऑर्डर के लें तो ये वही है, वही एग्जांपल लिया है मैंने जो ऊपर लिया था, a0 करली n z करली xn प्लस a1 करली n z करली x n-1 करली y प्लस a2 करली n z करली x n-2 करली y स्क्वेयर प्लस सो ऑन an करली n z करली yn इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो इसमें सभी का ऑर्डर जो है वो n है, तो ये क्या है, पार्शियल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर n। अब सॉल्यूशन देखें कि हम किस टाइप से सॉल्यूशन फाइंड करना सीखेंगे होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का, क्योंकि मैंने बताया था इसमें हम दो तरह से लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे, जो होमोजीनियस होगी और नॉन होमोजीनियस होगी। तो फर्स्ट हम वही कर रहे हैं जो कि होमोजीनियस होगी। सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंसिस्ट 2 पार्ट, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर फंक्शन। जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, जब हम उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हो तो 2 पार्ट्स में उसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। पहला पार्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड दूसरा पार्ट पार्टिकुलर इंटीग्रल। इफ़ वी हैव पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अगर हमारी इस टाइप से पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है f ऑफ d डैश एंड z इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, then complementary function is the solution of f of d dash is equal to 0। देखो अगर हमारी ये इक्वेशन है f of d dash z is equal to फंक्शन ऑफ एक्स वाई, एंड ये किस टाइप से आई है मैंने आपको बताया था यहाँ पर इधर, यानी कि ये क्या है, इसी टाइप से कोई इक्वेशन है हमारी जिसको हमने जनरली इस फॉर्म में लिख दिया। तो हमारी अगर इस टाइप से कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है होमोजीनियस, तो उसका जो सॉल्यूशन होगा वो कितने पार्ट में होगा, 2 पार्ट में, ठीक है। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे, f ऑफ d डैश इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारा ये वाला पार्ट है इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे एंड उसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो देन जो सॉल्यूशन हमें मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एंड हमारा जो पी आई है, यानी कि जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है, उसके लिए हमें उसका सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड होगा, f ऑफ d डैश z इज इक्वल टू, यहाँ पे z नहीं आएगा, फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी कि हम इस
फैक्टर को इसके इक्वल रखेंगे एंड इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, देन जो हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो हमारा क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखो देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ डी डी डैश इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इस पार्ट को हम जीरो के इक्वल रखेंगे एंड सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा। एंड इट कंटेन एज मैनी एज आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट एज इट्स द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, ठीक है, जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर उसका जो सॉल्यूशन फाइंड करेंगे उसके अंदर आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स भी आएंगे, तो वो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट उतने ही होंगे जितने ऑर्डर की हमारी गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। मान लो अगर हमारी जो गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर तक की है, तो हमारे दो ही आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट आएंगे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। and any particular solution of one which contain no arbitrary constant is called the particular integral of one, यानी कि ऐसा कोई सॉल्यूशन आ रहा है जिसके अंदर कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आ रहा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। देन द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज गिवन बाय z इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, क्योंकि मैंने बताया था आपको दो पार्ट्स में हमारा सॉल्यूशन आएगा, सी एफ में और पी आई में। सी एफ यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पी आई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो इन दोनों को ऐड करके हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिखेंगे या फिर जनरल सॉल्यूशन। ओके, देन इसके थ्योरम्स हैं, ये जो ऊपर जो बताया है बस वही है इन थ्योरम्स में। देखो लेट एफ ऑफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो ऐसे हमारी जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, इफ़ यू इज़ द सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ डी डी डैश इज इक्वल टू जीरो, यानी कि इसका हमने सॉल्यूशन मानी है, यानी कि हमने ये माना है कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो u है। ठीक है, यानी कि u इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि u इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर एंड v इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, यानी कि ये क्या थी, यानी कि इसका जो सॉल्यूशन करके हमें क्या मिलता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, यानी कि इसका सॉल्यूशन हमने v मान लिया। v यानी कि v क्या हुआ हमारा, पर्टिकुलर इंटीग्रल। देन u प्लस v इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस कंप्लीट इक्वेशन। ठीक है, देखो अगर u हमारा कंप्लीट इंटीग्रल है और v हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है, तो दोनों का सम ही तो होता है हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन, तो वही लिखा है कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन u प्लस v होगा। सेकेंड थ्योरम, इफ़ u1 u2 एंड अप टू सो ऑन un आर द सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, यानी कि और ये इसका सॉल्यूशन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल। या इसका मतलब कि अगर u1 u2 u3 u4 ये सारे के सारे अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनते हैं, यानी कि सारे अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनते हैं, देन देयर लीनियर कॉम्बिनेशन यानी कि जो इनका सम होगा, यानी कि समेशन ऑफ r इज रनिंग फ्रॉम 1 to n, देन mr ur इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन वेयर m1 m2 अप टू सो ऑन mn आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। यानी कि अगर एफ ऑफ डी डी डैश इज इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर इसका सॉल्यूशन एक हमारा आ रहा है u1, देन एक और सॉल्यूशन हमारा आ गया u2, एक और सॉल्यूशन आ गया हमारा u3 अप टू सो ऑन हमारे un, यानी कि सारे सॉल्यूशन हमारे आ गए, यानी कि सारे क्या हमारे सी आई कॉम्प्लीमेंट्री इंटीग्रल। तो इन सब का जो सम होगा, यानी कि u1 प्लस u2 प्लस u3 अप टू सो ऑन un, ये सारे क्या होंगे हमारे, ये क्या होगा, सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। ठीक है, यानी कि इन सब का जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि इनका जो सम होगा वो हमारा इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनेगा, जहाँ पर m1 m2 m3 ये सारे क्या है हमारे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं। तो इस लेक्चर में हम बस यहीं तक करेंगे। इसमें हमने क्या किया कि हमारी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, नोटेशन क्या रहेगी इसके अंदर, इनकी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन nth ऑर्डर का जनरलाइज किया हमने इसको, एंड होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है और इसका सॉल्यूशन हम किस टाइप से फाइंड करते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि वर्किंग रूल ऑफ फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कि हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किस टाइप से फाइंड करेंगे, उसका क्या उसके स्टेप्स रहेंगे, क्या वर्किंग रूल रहेगा इसको इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने का, एंड पी आई यानी कि पर्टिकुलर इंटीग्रल हम किस टाइप से फाइंड करेंगे, इसका वर्किंग रूल क्या होगा। आज के लिए बस हम इतना ही कर रहे हैं।